अब हम घर्षण को बढ़ाने और घर्षण को घटाने के संदर्भ में विस्तार से अध्ययन करेंगे। बहुत सी परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहाँ पे हमें घर्षण को बढ़ाना आवश्यक होता है, बहुत सी परिस्थितियां ऐसी होती है जहाँ पे हमें घर्षण को कम करना या घटाना आवश्यक होता है। तो वो कौन सी परिस्थितियां होती हैं और वो कौन से तरीके होते हैं जिसकी सहायता से हम घर्षण को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, तो उसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करते हैं। उससे पहले हम ये जानते हैं, उसकी पुनरावृत्ति करते हैं कि घर्षण जो है उसकी उत्पत्ति क्यों होती है। मान लीजिए ये कोई वस्तु या पदार्थ का कोई पृष्ठीय क्षेत्रफल है, पृष्ठ है, और उसके पृष्ठ की ये संरचना है और उसमें ये अनियमितताएं हैं। ये देखिए, ये अनियमितताएं हैं, ये पृष्ठ पर अनियमितताएं हैं, खांचे बनी हुई है, छोटी छोटी सूक्ष्म खांचे बनी हुई है, और ये कोई दूसरी वस्तु है और इस दूसरी वस्तु के ये पृष्ठ पर भी ये खांचे बनी हुई है। ये देखिए, तो ये जो आपको छोटी छोटी संरचनाएं दिख रही है, ये विभिन्न वस्तुओं, विभिन्न पदार्थों के पृष्ठ पर अनियमितताएं हैं। खुरदरा अगर पृष्ठ है तो वहाँ पे अनियमितताएं ज़्यादा होगी, और अगर चिकना पृष्ठ है तो वहाँ अनियमितताएं कम होगी। अगर चिकने से चिकना पृष्ठ भी है तो भी वहाँ पे छोटी छोटी अनियमितताएं जरूर होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे भी घर्षण उत्पन्न होता है। तो अब जब ये दोनों पृष्ठ आपस में संपर्क में आते हैं, ये दोनों पृष्ठ जो हैं वो आपस में संपर्कित होते हैं, आपस में संपर्क में आते हैं और एक दूसरे के ऊपर गति करते हैं, तो ये जो दोनों पृष्ठों की जो अनियमितताएं जो होती है वो आपस में अंतर्बंधित हो जाती है। कहने का तात्पर्य आपस में धस जाती है। ये देखिए, इस प्रकार से ये धस जाती है। ये दोनों पृष्ठों की जो अनियमितताएं जो होती है वो आपस में अंतर्बंधित हो जाती है, एक दूसरे के अंदर धस जाती हैं, और इसकी वजह से घर्षण जो है उसकी उत्पत्ति होती है। घर्षण जो है उसकी उत्पत्ति होती है। और जब ये वस्तुएं एक दूसरे के ऊपर गति करती है, ये वस्तुएं एक दूसरे के ऊपर गति करती है, तो उस गति का विरोध जो है वो घर्षण करता है। तो घर्षण बल जो होता है वो सदैव वस्तु की गति का विरोध करता है। तो ये जो स्थान है ये संपर्क सतह है। क्या है? संपर्क सतह है। और इस संपर्क सतह पर जो पृष्ठ जो होते हैं उसकी अनियमितताएं जो होती है वो आपस में अंतर्बंधित हो जाती है, आपस में धस जाती है, जिसकी वजह से जो घर्षण जो होता है उसकी उत्पत्ति होती है। और घर्षण जो होता है वो वस्तुओं की गति का विरोध करती है। एक वस्तु की दूसरे पृष्ठ पर जो गति होती है उसका विरोध करता है। तो घर्षण बल जो होता है वो सदैव वस्तु की गति का विरोध करता है। अब ये जो घर्षण जो है वो विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। बहुत सी ऐसी परिस्थितियां होती है जिस पर घर्षण जो है वो निर्भर करता है। जैसे पृष्ठ जो है, पृष्ठ की प्रकृति पर घर्षण जो है वो निर्भर करता है। पृष्ठ में जो अनियमितताएं जो होती है उनकी संख्या पर घर्षण बल जो है वो निर्भर करता है। अगर पृष्ठ की अनियमितताएं कम है तो घर्षण बल कम होगा, अनियमितताएं ज़्यादा है तो घर्षण बल ज़्यादा होगा। चिकना पृष्ठ है तो अनियमितताएं जो है वो कम होगी, घर्षण बल कम होगा। खुरदरा पृष्ठ है तो अनियमितताएं ज़्यादा होगी और घर्षण बल जो है वो भी ज़्यादा होगा। इसके अलावा जो पृष्ठ जो होते हैं उनके पदार्थों की जो अवस्था जो होती है उस पर भी घर्षण बल निर्भर करता है। जैसे ठोस है कि द्रव है कि गैस है। ठोस में घर्षण बल जो है वो ज़्यादा होता है, द्रव में तुलनात्मक रूप से कम होता है, और गैस जो होती है, गैसीय अवस्था जो होती है, वहाँ पे घर्षण बल जो होता है वो सबसे कम होता है। अब सबसे पहले हम घर्षण को बढ़ाने के संदर्भ में बात करते हैं कि मतलब किस प्रकार से घर्षण जो है उसको बढ़ाया जा सकता है। क्या आपने कभी यह सोचा है कि आपके जूतों की तली जो है वो खांचेदार क्यों होती है? मतलब जो जूते के जो तलवे जो होते हैं उसमें खांचे बने हुए होते हैं, वो क्यों होते हैं? खांचे जो होते हैं वो जूतों की फर्श से पकड़ को बनाते हैं, उसको मजबूत करते हैं, जिसके कारण आप चलते समय सुरक्षित रहते हैं, आप गिरते नहीं हैं।
इसी प्रकार से कारों, ट्रकों तथा बुलडोजरों के टायर भी खांचेदार बनाए जाते हैं, जिससे सड़क पर उनकी पकड़ जो होती है वो अच्छी बन जाती है और जो वाहन जो हैं वो आसानी से सड़क पर गति कर पाते हैं। तो ये देखिए, ये मतलब जूता दिखाया हुआ है, जूते का तलवा दिखाया हुआ है और इसमें बहुत सारी खांचे जो है वो बनी हुई है। और ये जो है, ये वाहन के जो टायर जो हैं उसको दिखाया गया है, उसकी संरचना को दिखाया गया है। अब जो वाहन के जो टायर होते हैं उसमें ये देखिए, ये खांचे बने हुए हैं, ये इस तरह से खांचे बने हुए हैं वाहनों के टायर में। और ये जो जूते जो हैं उसमें भी आपको कई सारी खांचे जो हैं वो आपको दिखाई दे रही हैं। तो ये खांचे क्या करते हैं, ये खांचे जो होते हैं ये क्या करते हैं, घर्षण बल को बढ़ा देते हैं। इन खांचों वाले स्थान पर घर्षण बल जो होता है वो बढ़ जाता है और घर्षण बढ़ने की वजह से इन खांचों वाले स्थानों पर जो पकड़ जो होती है वो मजबूत हो जाती है, पकड़ जो होती है वो अच्छी हो जाती है, जिसकी वजह से जो जूते होते हैं या जो टायर जो होते हैं उनकी ज़मीन पर या सड़क पर जो पकड़ जो होती है वो मजबूत हो जाती है, अच्छी हो जाती है और वाहन जो होते हैं वो आसानी से सड़क पर चल पाते हैं, हम भी आसानी से ज़मीन पर चल पाते हैं। तो घर्षण बल के बढ़ने की वजह से, पकड़ मजबूत होने की वजह से जो गति जो होती है हमारी और वाहनों की जो गति होती है वो सुरक्षित होती है। स्वचालित वाहनों तथा साइकिलों की ब्रेक प्रणालियों में ब्रेक पैडों का उपयोग किया जाता है। ब्रेक पैड जो होते हैं उसका उपयोग किया जाता है और ब्रेक पैडों का उपयोग करके हम जानबूझ के घर्षण में वृद्धि करते हैं। जब आप कोई साइकिल चलाते हैं तो उसके ब्रेक पैड जो हैं वो पहिए को स्पर्श नहीं करते। तो सामान्य अवस्था में जब हम साइकिल चला रहे होते हैं तो जब हम ब्रेक नहीं लगाते हैं तो ब्रेक पैड जो होते हैं वो पहिए को स्पर्श नहीं करते, पहिए को टच नहीं करते। लेकिन जब हम ब्रेक लीवर को दबाते हैं, ब्रेक को दबाते हैं, तो ये पैड जो होते हैं ये घर्षण के कारण रिम की गति को, पहिए की गति को रोक देते हैं, जिससे पहिया जो है वो गति करना बंद कर देता है। तो ये देखिए, ये मान लीजिए ये कोई टायर है किसी वाहन का, मोटरसाइकिल या साइकिल का, ये पहिया है और यहाँ पे ये जो है ब्रेक पैड है। तो ये ब्रेक पैड है। जब हम ब्रेक लगाते हैं तो ये ब्रेक पैड जो होता है वो क्या करता है, पहिए की रिम जो होती है उससे टच कर जाता है, ठीक है, और उससे संपर्कित हो जाता है, जिसकी वजह से घर्षण बल जो होता है उसका मान बढ़ जाता है और घर्षण का मान बढ़ने की वजह से पहिया जो होता है वो धीरे धीरे गति करना बंद कर देता है और वाहन जो है वो रुक जाता है। तो ब्रेक लगा के वाहनों को रोकने के लिए भी घर्षण बल की आवश्यकता होती है। आपने ये देखा होगा कि कबड्डी के खिलाड़ी अपने हाथों पर मिट्टी रगड़ते हैं ताकि वे अपने प्रतिद्वंदी को अच्छी तरह से पकड़ सके। कबड्डी के खेल के दौरान जो खिलाड़ी जो होते हैं वो अपने हाथों पर मिट्टी को रगड़ लेते हैं ताकि हाथों की जो चिकनाहट जो है वो कम हो जाए और प्रतिद्वंदी खिलाड़ी को जब वो पकड़े तो जो पकड़ जो है वो मजबूत हो जाए, क्योंकि मिट्टी रगड़ने से हाथों पर घर्षण जो है, घर्षण बल जो है वो ज़्यादा हो जाता है, जिससे वो प्रतिद्वंदी खिलाड़ी को अच्छी तरह से पकड़ पाते हैं। व्यायामी जिम्नास्ट जो होते हैं वो अपने हाथों पर रुक्ष या खुरदरा पदार्थ जो है वो लगा लेते हैं, जिससे घर्षण में वृद्धि होती है और पकड़ जो है वो अच्छी हो जाती है। तो इस प्रकार से जहाँ पे हमें पकड़ को अच्छा करना होता है, पकड़ को मजबूत करना होता है, चाहे वो हमारे जूते हों, चाहे वो वाहनों के टायर हों, चाहे वो खिलाड़ी, कबड्डी के खिलाड़ी हों या जिम्नास्टिक हों, तो जहाँ पर भी हमें पकड़ को अच्छा करना हो, हमारी पकड़ को मजबूत करना हो, फिसलन को कम करना हो, वहाँ पे हमें घर्षण को बढ़ाने की आवश्यकता होती है और उसको हमने बहुत से उदाहरणों से अभी समझा। घर्षण को कम करना। अब हम घर्षण को कम करने के बारे में अध्ययन करते हैं। कैरम बोर्ड पर आप महीन पाउडर जो है वो क्यों छिड़कते हैं? तो ये बच्चे जो हैं वो कैरम बोर्ड पर कैरम खेल रहे हैं, ये कैरम बोर्ड है और आपने ये अनुभव किया होगा कि कैरम बोर्ड पर कैरम खेलते समय हम कैरम बोर्ड पर जो पाउडर जो होता है, चिकना पाउडर जो होता है वो छिड़क देते हैं। उससे क्या होता है, उससे कैरम बोर्ड की जो फर्श जो होती है वो चिकनी हो जाती है, वहाँ पे घर्षण बल जो होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से
कैरम खेलने में हमें आसानी होती है, आसानी से स्ट्राइकर, आसानी से जो कैरम की जो गोटियां जो होती है वो कैरम बोर्ड पर गति कर पाती है। तो यहाँ पे घर्षण को कम किया जाता है जो चिकना पाउडर है उसको छिड़क कर। आपने ये नोट किया होगा कि जब हम दरवाज़ों के कब्जों में तेल की कुछ बूंदें डालते हैं तो दरवाज़ा जो है वो सहज घूमने लगता है। क्यों घूमने लगता है? क्योंकि घर्षण जो है वो कम हो जाता है। साइकिल तथा मोटर के मैकेनिक इन मशीनों के गतिशील भागों के बीच में ग्रीज, जो कि एक प्रकार का स्नेहक पदार्थ होता है, उसको लगा देते हैं। उपरोक्त सभी परिस्थितियों में हम दक्षता में वृद्धि के लिए घर्षण को कम करते हैं। अगर कोई भी उपकरण हो, कोई भी वस्तु हो, कोई भी मशीन हो, उसकी दक्षता में हमें वृद्धि करनी है तो वहाँ पे हमें घर्षण को कम करने की आवश्यकता होती है। और घर्षण को कम करने के लिए हम विभिन्न तरीके अपनाते हैं, जिसमें से जो स्नेहक पदार्थ जो होते हैं जैसे तेल, ग्रीज, ग्रेफाइट, इनका बहुतायत में उपयोग करते हैं, या चिकना पाउडर जो होता है उसका उपयोग करते हैं। तो इन सभी के उपयोग की वजह से हम घर्षण को पृष्ठ की जो सतह होती है वहाँ पे हम घर्षण को कम कर सकते हैं और उसकी दक्षता में वृद्धि कर सकते हैं। हम दक्षता में वृद्धि के लिए घर्षण को कम करते हैं जब तेल, ग्रीज अथवा ग्रेफाइट को किसी मशीन के गतिशील पुर्जों के बीच लगाते हैं तो वहाँ इनकी एक पतली परत बन जाती है तथा गतिशील पृष्ठ जो होते हैं वो सीधे एक दूसरे के रगड़ में नहीं आते, सीधे जो है एक दूसरे से रगड़ते नहीं हैं। इस प्रकार अनियमितताओं का अंतःबंधन का अंतःपाशन जो है वो काफ़ी सीमा तक दूर हो जाता है, गति सहज बन जाती है। और घर्षण को कम करने वाले पदार्थ जैसे ग्रीज हो गए, तेल हो गया, ये देखिए ये जो तेल, ग्रीज, ग्रेफाइट आदि जो हैं जो कि घर्षण को कम करने में काम में लिए जाते हैं, तो इन पदार्थों को स्नेहक कहा जाता है। कुछ मशीनों में स्नेहक के रूप में तेल का उपयोग न करने की सलाह दी जाती है। वहाँ पे घर्षण को कम करने के लिए गतिशील पुर्जों के बीच में वायु की जो गद्दी जो होती है उसका उपयोग किया जाता है। तो बहुत सारी मशीनें होती हैं, उसमें जो गतिशील पुर्जे जो होते हैं उनके बचाव के लिए, उनकी दक्षता को बढ़ाने के लिए और वो कम घिसे, मशीन जो है वो जल्दी से ख़राब ना हो, तो उसके लिए मैकेनिक जो है वो क्या करता है, स्नेहक पदार्थों का उपयोग करता है। ये क्या करता है कि गतिशील पुर्जों के मध्य में स्नेहक पदार्थ जो है वो डाल देता है, जैसे तेल हो गया, ग्रीज हो गया। तो ये स्नेहक पदार्थ क्या करते हैं, दोनों गतिशील पुर्जे जो होते हैं उनके मध्य में एक पतली परत बना देते हैं, और पतली परत बनने की वजह से दोनों गतिशील पुर्जे जो हैं वो सीधे एक दूसरे से रगड़ते नहीं हैं। क्यों नहीं रगड़ते? क्योंकि उन दोनों के बीच में जो स्नेहक पदार्थ जो है उसकी पतली परत आ जाती है, तो रगड़न कम हो जाती है, घर्षण जो है वो कम हो जाता है, जिससे मशीन जो होते हैं उसकी जो दक्षता जो होती है वो भी बढ़ जाती है और मशीन जो है वो आसानी से जल्दी से ख़राब भी नहीं होती। जहाँ पे तेल के उपयोग की मनाही होती है वहाँ पे वायु की जो गद्दी जो होती है उसको स्नेहक के रूप में काम में लिया जाता है। अब ये देखिए, ये चित्र में स्नेहक का प्रभाव जो है वो दिखाया गया है। अब क्या होता है कि जो गतिशील पुर्जों के जो दो पृष्ठ होते हैं उनके मध्य में ये जो आपको हल्के भूरे रंग की जो परत दिखाई दे रही है, ये हल्के भूरे रंग की जो परत है ये स्नेहक है। ये क्या है? स्नेहक है। तो स्नेहक क्या करते हैं, जो गतिशील पुर्जे जो होते हैं उनकी पृष्ठों के मध्य में ये इस प्रकार से एक परत बना लेते हैं। ये देखिए, ये हल्के भूरे रंग की ये जो है ना, ये परत जो है गतिशील पुर्जों के मध्य में एक परत बना लेते हैं। तो गतिशील पुर्जों के मध्य में जब स्नेहक की एक परत जो है वो बीच में आ जाती है तो गतिशील पुर्जे जो होते हैं वो सीधे एक दूसरे से रगड़ नहीं खाते, उन दोनों के मध्य में घर्षण जो होता है उसका मान कम हो जाता है, जिससे उनकी दक्षता बढ़ जाती है और वो जल्दी से खराब नहीं होते, जल्दी से घिसते भी नहीं हैं। अब घर्षण को कम करने के लिए बहुत ही आसान साधन जो है, जो बहुतायत में उपयोग में किया जाता है, वो होते हैं पहिए। पहिए जो होते हैं वो घर्षण को कम कर देते हैं। आपने अटैचियों तथा अन्य भारी सामानों पर रोलर मतलब पहिए जो हैं उनको जड़े हुए देखा होगा। ऐसे सामानों को कोई छोटा बच्चा जो होता है वो भी आसानी से खींच सकता है। तो ये देखिए, मान लीजिए ये कोई लगेज है और इसमें रोलर लगे हुए हैं छोटे, ये छोटे छोटे पहिए लगे हुए होते हैं।
तो छोटे पहिए लगने की वजह से घर्षण जो है वो बहुत ही कम हो जाता है, घर्षण बल जो है वो बहुत कम हो जाता है। और इसकी वजह से एक छोटा सा बच्चा जो है वो भी इस लगेज को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर खींच सकता है। अगर ये पहिए जो हैं अगर ना लगे हों, रोलर अगर ना लगे हों इस बैग पर, इस लगेज पर, तो इस बैग या लगेज पर घर्षण जो है वो ज़्यादा होगा और एक छोटे से बच्चे के द्वारा इसको खींचना जो है वो बहुत ही मुश्किल होगा। तो इसका तात्पर्य ये है कि जो पहिए जो होते हैं वो घर्षण को कम कर देते हैं। तो ये जो पहियों का जो सिद्धांत जो है वो केवल लगेज या कोई बैग या सामान पर ही कार्य नहीं करता है। जो स्वचालित वाहन होते हैं जैसे साइकिल, मोटरसाइकिल, कार या बड़े वाहन जो होते हैं ट्रक, ट्रैक्टर, वहाँ पे भी ये जो पहियों वाला जो सिद्धांत जो है वो काम करता है और पहियों की सहायता से वहाँ पे भी घर्षण को कम किया जाता है, जिससे उनकी गति जो होती है वो आसान हो जाती है और ऊर्जा जो होती है वो भी कम खर्च होती है। जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो उसकी गति के प्रतिरोध को लोटनिक घर्षण कहते हैं। मतलब जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो उस पर जो घर्षण कार्य करता है उसको लोटनिक घर्षण कहते हैं। लोटन जो होता है वो घर्षण को कम कर देता है। किसी वस्तु को दूसरी वस्तु पर सरकने की तुलना में लोटन करना सदैव आसान होता है। मान लीजिए कि कोई वस्तु है, उसको दूसरी वस्तु या दूसरी वस्तु की सतह पर हम अगर उसको खिसकाएं तो उस पर घर्षण जो है वो ज़्यादा लगेगा, घर्षण बल जो है उसका मान ज़्यादा होगा। लेकिन अगर उस वस्तु को दूसरी वस्तु के ऊपर अगर हम लुढ़काएं, लोटन करवाएं, तो उस पर घर्षण बल का मान जो होगा वो कम होगा। क्योंकि जो लोटनिक घर्षण जो होता है वो जो खिसकने वाला जो घर्षण होता है, सर्पी घर्षण जो होता है उसकी तुलना में कम होता है। तो घर्षण का मान कम होने की वजह से किसी वस्तु को दूसरी वस्तु की सतह पर लुढ़काना जो होता है वो आसान होता है। यही कारण है कि रोलर जड़ा सामान जो होता है उसको खींचना जो है वो सुविधाजनक होता है। क्या अब आप ये समझ सकते हैं कि पहिए का आविष्कार जो है वो मानव जाति की महानतम खोजों में से एक था। मतलब मनुष्य ने जो पहिए का जो आविष्कार किया था तो वो वास्तव में मानव जाति की एक महानतम खोज थी, क्योंकि इसकी वजह से मनुष्यों के बहुत से कार्य जो थे वो बहुत ही सुविधाजनक हो गए, बहुत ही सरल हो गए। तो लोटनिक घर्षण जो होता है उसका मान सर्पी घर्षण या स्थितिक घर्षण जो होता है उसकी तुलना में कम होता है। किसी वस्तु को किसी दूसरी वस्तु पर की सतह पर लुढ़काना जो होता है वो आसान होता है, क्योंकि उस समय घर्षण जो होता है वो कम हो जाता है। जबकि उस वस्तु को दूसरी वस्तु की सतह पर खिसकाना या सरकाना जो होता है वो मुश्किल होता है, क्योंकि इस समय घर्षण बल ज़्यादा होता है। तो लोटनिक घर्षण का मान जो होता है वो सदैव सर्पी घर्षण या स्थितिक घर्षण की तुलना में कम होता है। लोटनिक घर्षण जो होता है उसका मान सर्पी घर्षण से सदैव कम होता है। ये हमने पहले भी बात की थी कि लोटनिक घर्षण जो होता है वो सर्पी घर्षण की तुलना में कम होता है। किसी वस्तु को किसी दूसरी वस्तु की सतह पर लुढ़काना आसान होता है और खिसकाना जो होता है वो मुश्किल होता है। लुढ़काने में घर्षण बल कम होता है और लुढ़काने में आसानी होती है, जबकि सरकाने में खिसकाने में घर्षण बल ज़्यादा होता है और वो मुश्किल कार्य होता है। तो लोटनिक घर्षण जो होता है वो सदैव सर्पी घर्षण की तुलना में कम होता है। इसलिए अधिकांश मशीनों में सर्पण को बॉल बियरिंग के उपयोग द्वारा लोटन में प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। तो बॉल बियरिंग जो है वो एक उपकरण होता है, छोटा सा उपकरण होता है, जिसकी सहायता से जो मशीनों में जो सर्पी घर्षण जो होता है उसको लोटनिक घर्षण में रूपांतरित कर दिया जाता है और मशीनों के जो पुर्जे जो होती है उसकी दक्षता को बढ़ा दिया जाता है और उनको घिसने से बचाया जा सकता है। छत के पंखों तथा साइकिलों में धुरी तथा नाभि के बीच में बॉल बेयरिंग का उपयोग किया जाता है। इसके सामान्य उदाहरण हैं। अब ये देखिए, बॉल बेयरिंग जो होती है वो वास्तव में क्या होती है, वो एक छोटी छोटी धातु की गोलियां होती है इस प्रकार से। ये बॉल बेयरिंग है और ये एक क्रम में लगाई जाती है। तो इसका जो है वो बहुतायत में मशीनों में उपयोग में लिया जाता है। तो ये देखिए, ये यहाँ पे ये आपको ये बॉल बेयरिंग है जो दो मशीन के जो दो गतिशील पुर्जे जो हैं उसके मध्य में इनका उपयोग किया जाता है
और यहाँ पे भी ये देखिए ये बॉल बियरिंग है और यहाँ पे भी बॉल बियरिंग है। तो मशीनों में जो गतिशील पुर्जे जो होते हैं उनके मध्य में बॉल बियरिंग जो होती है उसका बहुतायत में उपयोग किया जाता है। बॉल बियरिंग के उपयोग से जो सर्पी घर्षण जो होता है वो लोटनी घर्षण में रूपांतरित कर दिया जाता है, जिसकी वजह से गतिशील पुर्जों के मध्य में जो घर्षण जो होता है उसका मान कम हो जाता है और जो गतिशील पुर्जे जो होते हैं उनमें रगड़न कम हो जाती है और मशीन जो होती है उसकी दक्षता में वृद्धि होती है और मशीन के जो पुर्जे जो होते हैं उनका बचाव हो जाता है, वो जल्दी से घिसते नहीं हैं। तो बॉल बियरिंग का उपयोग जो है वो उद्योगों में बहुत अधिक उपयोग में किया जाता है घर्षण बल को कम करने के लिए। अब अगला टॉपिक है तरल घर्षण। आप जानते हैं कि वायु अत्यंत हल्की तथा विरल होती है, फिर भी इससे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर वायु जो होती है वो घर्षण बल लगाती हैं। इसी प्रकार जल तथा अन्य द्रव भी इनसे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर घर्षण बल लगाते हैं। मतलब वायु, गैस और जल और अन्य द्रव जो होते हैं वो भी उनके अंदर से उनसे होकर जो वस्तुएं गति करती है उन पर घर्षण बल लगाती हैं। विज्ञान में गैसों तथा द्रवों को एक ही नाम तरल दिया जा सकता है, अतः हम कह सकते हैं कि तरल इनसे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर घर्षण बल लगाती हैं। तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कर्षण कहते हैं। तो जो तरल पदार्थ जो होते हैं वो अपने से होकर गति करने वाली वस्तुओं पर जो घर्षण बल लगाती है उसको कर्षण जो है वो कहा जाता है। किसी तरल पर लगने वाला घर्षण बल उसकी तरल के सापेक्ष गति पर निर्भर करता है। घर्षण बल जो है वो वस्तु की आकृति पर भी निर्भर करता है और तरल की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। जो कर्षण जो होता है वो वस्तु की आकृति पर निर्भर करता है, तरल की प्रकृति पर भी विशेष रूप से निर्भर करता है और सापेक्ष गति जो होती है उस पर भी निर्भर करता है। आपने हवाई जहाज जो है उसकी संरचना को देखा होगा, तो एक हवाई जहाज जो होता है उसकी पक्षी की जो आकृति जो होती है उससे काफ़ी समानता होती है। ये देखिए ये पक्षी की आकृति है और ये जो वायुयान जो हवाई जहाज है उसकी आकृति है। तो इसको अगर हम ध्यान से देखें दोनों को तो हम ये देखते हैं कि हवाई जहाज या वायुयान जो होती है उसकी आकृति जो होती है वो पक्षी की आकृति से काफ़ी समानता रखती है। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है कि पक्षी के समान वायुयान या हवाई जहाज की आकृति करने पर जो वायु के द्वारा हवाई जहाज पर जो घर्षण बल लगाया जाता है, कर्षण लगाया जाता है, उसका मान जो होता है वो कम से कम हो जाता है, जिसकी वजह से हवाई जहाज वायुयान जो होता है वो बिना किसी प्रतिरोध के, बिना अधिक कर्षण के हवा में आसानी से उड़ सकते हैं। जिस प्रकार से पक्षी जो हैं वायु में आसानी से उड़ सकते हैं, उसी प्रकार से हवाई जहाज या वायुयान जो हैं वो भी वायु में आसानी से उड़ान भर सकते हैं और कर्षण का मान जो होता है उन पर कम हो जाता है। तो इसलिए हवाई जहाज की आकृति जो होती है वो पक्षी की आकृति से काफ़ी समानता रखती है, ऐसा उसको बनाया जाता है। तो इस प्रकार से हमने जो घर्षण जो होता है उसके बारे में और उनके जो विभिन्न कारक जो हैं उनको कैसे कम किया जा सकता है, कैसे बढ़ाया जा सकता है, वो क्यों आवश्यक है, क्यों उसकी हानि है, इसके बारे में हमने विस्तार से अध्ययन किया। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।